नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के अनुसार आज अर्थ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स है वो सभी एक कॉमन एंसेस्टर से डिसेंड हुए हैं। मतलब कभी ना कभी इन सभी लाइफ फॉर्म्स का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा और उसी में से इवोल्यूशन के प्रोसेस से इतनी सारी स्पीसीज इमर्ज हुई हैं। कुछ एस्टिमेट्स बताते हैं कि आज तक अर्थ पे जितने भी स्पीसीज इमर्ज हुई है उनमें से मोर देन 99% स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। मतलब आज अर्थ पे जितनी भी करंट लिविंग स्पीसीज है जो हमें देखने को मिलती है वो 1% से भी कम है। हालांकि ये सिर्फ एस्टिमेट्स है क्योंकि साइंटिस्ट के पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि वो ये पता लगा सके कि अभी तक कितनी स्पीसीज इमर्ज हुई है और कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ओरिजिन ऑफ लाइफ वाले वीडियो में आप ये जान ही चुके होंगे कि अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन किस तरह से हुआ था। सबसे पहले सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, फिर उनसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने और फिर उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आगे चलकर फर्स्ट प्रोटोसेल का फॉर्मेशन होता है, फिर प्रोकैरियोट्स और फिर एंडोसिम्बायोसिस के प्रोसेस से यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन होता है। इन यूकैरियोट्स से आगे चलकर और भी ज्यादा मल्टीसेल्युलर लाइफ फॉर्म्स डेवलप होते हैं और इतनी सारी स्पीसीज इमर्ज होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ से आज मॉडर्न ह्यूमंस और बाकी स्पीसीज तक के सफर में अराउंड 3.5 से 4 बिलियन ईयर्स का वक्त लग गया और इसी दौरान बहुत सी स्पीसीज इमर्ज हुई और एक्सटिंक्ट भी हुई। ये इवोल्यूशन किस तरह से होता है और किस तरह से इतने लंबे वक्त में मल्टीसेल्युलर लाइफ से इतनी सारी स्पीसीज इवॉल्व हो जाती हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ थियरीज दी है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं थियरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। लेमार्किज्म को थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहा जाता है, जिसे 1809 में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जेबीडी लेमार्क ने प्रपोज की थी। इस थियरी के हिसाब से जब एनवायरनमेंट में एयर, टेम्परेचर या फूड सप्लाई जैसे चेंजेस होते हैं तो ऑर्गेनिजम्स में भी सर्वाइवल के लिए न्यू नीड्स अराइज होती हैं। इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हो सकता है कि वो कुछ ऑर्गन्स का ज़्यादा यूज़ करने लगे, कुछ ऑर्गन्स का कम यूज़ करने लगे और कुछ ऑर्गन्स का यूज़ ही ना करे। तो ऑर्गेनिजम्स जिन ऑर्गन्स को यूज़ नहीं करेंगे या जिन ऑर्गन्स की उन्हें ज़रूरत नहीं होगी वो टाइम के साथ वीक और डिसअपियर होने लगेंगे और जिन ऑर्गन्स को वो फ्रीक्वेंटली या कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे वो ऑर्गन्स टाइम के साथ स्ट्रेंथन, डेवलप और एनलार्ज होते जाएंगे। अपने लाइफ टाइम में ऑर्गेनिजम्स जो भी ऐसे ट्रेट्स एक्वायर करेंगे वो अपने ऑफस्प्रिंग को मतलब अपने आने वाली जनरेशन को भी पास ऑन करते जाएंगे और इस तरह से कुछ जनरेशंस के बाद ये ट्रेट्स उनके पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन होते जाएगी और जिससे आगे चलकर वो न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली इस थियरी का ये कहना था कि ऑर्गेनिजम्स यूज या डिसयूज के बेस पे ऑर्गन्स को या तो लूज कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं और ये एक्वायर्ड ट्रेट्स आगे चलकर उनके ऑफस्प्रिंग को भी पास ऑन हो सकते हैं एंड जनरेशंस ओवर जनरेशंस ये एक्वायर्ड ट्रेट्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं जिनसे न्यू स्पीसीज इमर्ज हो सकती है। लेमार्क जिराफ्स का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि एंसेस्ट्रल जिराफ्स की नेक शॉर्ट हुआ करती थी, लेकिन फिर बाद में फूड शॉर्टेज की वजह से जिराफ्स ट्रीज पर हायर लीव्स खाने के लिए वहां तक पहुंचने के लिए कंसिस्टेंटली अपनी नेक को स्ट्रेच करने लगे। इस कंसिस्टेंटली स्ट्रेचिंग एक्शन की वजह से उनकी नेक ग्रेजुअली लेंथन और स्ट्रेंथन होते गई और आगे चलकर ये एक्वायर्ड ट्रेट्स उनके आने वाली जनरेशन को भी पास ऑन होते गए और इस तरह से जिराफ्स में ये ट्रेट्स कॉमन होते गए जिसकी वजह से आज हमें जिराफ्स की लॉन्ग नेक देखने को मिलती है। हालांकि मॉडर्न इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से ये साबित हो चुका है कि जिराफ्स की लॉन्ग नेक प्राइमरीली जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से डेवलप हुई है, ना कि डायरेक्ट इनहेरिटेंस की वजह से, जैसा कि ये थियरी कह रही थी। लेमार्क ने ये थियरी ह्यूमन मसल्स पे भी अप्लाई की थी। उनका कहना था कि अगर कोई इंडिविजुअल इंटेंस फिजिकल लेबर के जरिए स्ट्रॉन्ग मसल्स को डेवलप करता है तो ये एक्वायर्ड मसल ट्रेट्स उसके ऑफस्प्रिंग मतलब उसके बच्चे भी इनहेरिट करेंगे। पर हम जानते हैं कि एक इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में जो भी ट्रेट्स एक्वायर करता है जैसे कि मसल डेवलपमेंट, वो ऑफस्प्रिंग को इस तरह से डायरेक्टली पास ऑन नहीं होते। इस थियरी के हिसाब से तो अगर माइस ब्रांचेस से हैंग करने के लिए अपनी टेल्स का इस्तेमाल करने लगेंगे तो उनकी टेल्स भी ग्रेजुअली लॉन्ग होते जाएगी और ये लॉन्गर टेल्स आगे चलकर उनके ऑफस्प्रिंग को भी पास ऑन होते जाएगी। लेकिन रियलिटी में लॉन्गर टेल्स जैसे जेनेटिक चेंजेस के लिए बहुत सी जनरेशन में म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन होना जरूरी है। तो लेमार्क ने जैसा कहा कि ऑर्गन्स के यूज या डिसयूज से ऑर्गेनिजम्स न्यू ट्रेट्स एक्वायर कर सकते हैं वो तो एक्सेप्टेबल था, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि ये एक्वायर्ड ट्रेट्स उनके ऑफस्प्रिंग को भी पास ऑन हो सकते हैं तो वो बात एक्सेप्टेबल नहीं हुई क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने अपनी बॉडी पे कोई टैटू बनवाया है तो इससे उसके जेनेटिक मेकअप पर कोई असर नहीं होगा और वो इस ट्रेट को अपने ऑफस्प्रिंग को पास ऑन नहीं कर सकता। मॉडर्न जेनेटिक्स से ये ऑलरेडी साबित हो चुका है कि ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमरीली जीन्स के द्वारा ही ट्रांसमिट हो सकते हैं और बॉडी में जो भी मॉडिफिकेशन या फिजिकल चेंजेस होते हैं उनसे जेनेटिक मेकअप पर कोई असर नहीं होता। मतलब एक इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में ऑर्गन्स के यूज या डिसयूज के बेस पे जो भी ट्रेट्स एक्वायर करेगा वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन नहीं होंगे। तो बेसिकली इवोल्यूशनरी चेंज जो है वो जेनेटिक इनहेरिटेंस, म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है, जो ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई और इसलिए इस थियरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है।
डार्विनिज्म को थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है, जिसे 1859 में चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज की थी। इस थियरी के हिसाब से किसी भी स्पीसीज में रिप्रोडक्शन करने का अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है और सभी स्पीसीज या इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर में म्यूटेशन की वजह से नेचुरल वेरिएशन एग्जिस्ट करते हैं, जो मोस्टली इनहेरिटेबल होते हैं। हालांकि डार्विन को उस वक्त म्यूटेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें सिर्फ स्मॉल डायरेक्शनल वेरिएशंस के बारे में ही पता था। तो इन वेरिएशंस की वजह से कुछ इंडिविजुअल्स के पास ज़्यादा एडवांटेजेस ट्रेड्स होती हैं और कुछ के पास कम। लेकिन किसी भी गिवन एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से स्पीसीज में सर्वाइवल के लिए कंपटीशन होगा। अब ये कंपटीशन बेसिकली 3 टाइप्स के हो सकते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीसीज के मेंबर्स में, इंटर स्पेसिफिक मतलब डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स में, या तो फिर एनवायरमेंटल कंपटीशन मतलब हीट, कोल्ड, अर्थक्वेक, फ्लड जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो बेसिकली क्या होता है कि जिन स्पीसीज या इंडिविजुअल्स के पास बाकी इंडिविजुअल्स करते ज्यादा एडवांटेजेस ट्रेड्स होती हैं, वो इस सर्वाइवल की कंपटीशन में जीत जाते हैं और बाकी हार जाते हैं। मतलब कि एडवांटेजेस ट्रेड्स वाले इंडिविजुअल्स ज्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, जिनके लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म भी यूज किया गया है। हालांकि यहाँ फिटनेस का मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ या डोमिनेंस नहीं होता, बल्कि फिटनेस जो है वो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइव, रिप्रोड्यूस और जीन्स पास ऑन करने की एबिलिटी को कहा गया है। मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ज्यादा सुटेबल होंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, उन्हें फिट कहा गया है। एक्चुअली नेचर उन्हीं इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करता है जिनके पास ये यूजफुल वेरिएशंस होती है और जो एनवायरनमेंट को बेस्ट तरीके से अडॉप्ट कर सकता है, और इसीलिए इस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। और जो इंडिविजुअल्स लेस फिट या अनफिट होते हैं, उन्हें एनवायरनमेंट रिजेक्ट कर देता है, मतलब वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। फिर बाद में ये फिटेस्ट इंडिविजुअल्स भी अपने आने वाली जनरेशन को भी ये जीन्स या एडवांटेजेस ट्रेड्स पास ऑन करेंगे, जिससे ये ट्रेड्स पॉपुलेशन में स्प्रेड होते जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा और जनरेशन ओवर जनरेशन ये स्मॉलर फेवरेबल वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते रहेंगे और इतने नोटिसेबल हो जाएंगे कि ऑर्गेनिजम्स न्यू स्पीसीज में इवॉल्व हो जाएंगे। तो डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है और बहुत सी जनरेशंस के बाद ही न्यू स्पीसीज इमर्ज होंगी। एक और जानने वाली बात यहाँ ये भी है कि जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल्स का इवोल्यूशन ही होगा। कुछ इंडिविजुअल्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से सिर्फ एडप्ट भी हो सकते हैं। ये एडेप्टेशंस फिर कंबाइन होकर एक एंटायरली न्यू स्पीसीज बना सकते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से इवॉल्व हुई होगी और उनसे बिल्कुल अलग होगी। इस थ्योरी के हिसाब से इवोल्यूशन जो है वो सिर्फ एनवायरनमेंट पे नहीं बल्कि वेरिएशंस पे भी डिपेंड करता है। सभी लिविंग बींग्स में फिजिकल ट्रेड्स, बिहेवियर्स या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे नेचुरल वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं, जो यूजफुल, हार्मफुल या न्यूट्रल हो सकते हैं। यहाँ एनवायरनमेंट ऑर्गेनिजम्स पे एक तरह का सिलेक्टिव प्रेशर अप्लाई करता है और जो इंडिविजुअल्स इस एनवायरनमेंट को ज्यादा बेटर तरीके से एडेप्ट कर पाएंगे, वही बेटर तरीके से सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। जनरेशन ओवर जनरेशन ये एडवांटेजेस ट्रेड्स पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन होती जाएगी, जिसकी वजह से न्यू स्पीसीज इमर्ज होती है। डार्विन का कहना था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा और जैसे जैसे स्पीसीज एडप्ट और डाइवर्ज होती रही, उनसे न्यू स्पीसीज भी इमर्ज होती रही। मतलब कि किसी कॉमन एंसेस्टर से ब्रांचिंग और डाइवर्जेंस की वजह से आज हमें स्पीसीज में इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस कंसेप्ट को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। इस थ्योरी का एक क्लासिक एग्जांपल है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वक्त पेपर्ड मॉथ्स का। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले लाइट कलर पेपर्ड मॉथ्स का पॉपुलेशन ज्यादा था, क्योंकि दिन में वो इजीली लाइट कलर ट्रीज में ब्लेंड हो जाते थे। इससे वो प्रेडेटर से बच पाते थे, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। इस एनवायरनमेंट में लाइट कलर्ड मॉथ ज्यादा फिट थे, आप ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तब ये ट्रीज के ट्रंक्स पॉल्यूशन की वजह से डार्क कलर के होने लगे। अब इससे जो लाइट कलर्ड मॉथ्स थे वो डार्क कलर्ड मॉथ्स के कंपैरिजन में ज्यादा विजिबल होने लगे। इससे जो उनके पास एक एडवांटेजेस ट्रेड्स था पहले, वो भी चला गया और वो इन डार्क कलर वाले ट्रीज में ब्लेंड नहीं हो सकते थे। तो उनकी विजिबिलिटी की बढ़ने की वजह से वो प्रीडेटर की नज़रों में आने लगे और उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी। वहीं दूसरी ओर इस एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से डार्क कलर्ड मॉथ्स, जिन्हें प्रीडेटर्स के लिए स्पॉट कर पाना मुश्किल हो गया था, उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ने लगे, क्योंकि अब वो डार्क कलर में इजीली ब्लेंड होने लगे थे और उसकी वजह से उनका पॉपुलेशन भी बढ़ने लगा था। तो इस एनवायरनमेंट में डार्क कलर्ड मॉथ्स ज्यादा फिट थे, आप ऐसा कह सकते हैं। ये फिनोमिना नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जहां नेचर ने उन ट्रेड्स को फेवर किया जो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस को इम्प्रूव करते हैं। अगर हम यहाँ जिराफ्स की लॉन्ग नेक वाला एग्जांपल ले, तो उनकी लॉन्ग नेक्स का रीजन नेचुरल सिलेक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। एंसेस्ट्रल शॉर्ट नेक जिराफ्स के पॉपुलेशन में कुछ जिराफ्स की नेक जेनेटिक वेरिएशन की वजह से कुछ थोड़ी ज्यादा लंबी हुई होगी, और जब फूड की स्कैरसिटी होने लगी तो ये कुछ लॉन्ग नेक जिराफ्स बेटर तरीके से हायर लीव्स को खा पाए होंगे और सर्वाइव करने लगे होंगे। लेकिन जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ्स थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे। फिर बाद में आगे चलकर लॉन्ग नेक जिराफ्स ने ये ट्रेड्स अपने ऑफस्प्रिंग को पास ऑन की होगी और जनरेशन ओवर जनरेशंस ये ट्रेड्स उनके पॉपुलेशन में स्प्रेड होने लगी। इस प्रोसेस से लॉन्ग नेक वाले जिराफ्स इवॉल्व हुए होंगे।
अब इस एग्जाम्पल में जो ट्रेड्स ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस को इम्प्रूव करते हैं, जैसे यहाँ लॉन्ग नेक्स का ट्रेड, नेचुरल सिलेक्शन इन ट्रेड्स को फेवर करता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स है जिसमें से कुछ शॉर्टर बीक्स वाले हैं और कुछ लॉन्गर बीक्स वाले हैं, और ये सभी बर्ड्स एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ इंसेक्ट्स और सीड्स जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अवेलेबल है। शॉर्टर बीक्स वाले बर्ड्स इंसेक्ट्स कैचिंग में ज़्यादा बेटर है और लॉन्गर बीक्स वाले बर्ड्स सीड्स ईटिंग में ज़्यादा बेटर है। अगर इस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस की वजह से इंसेक्ट्स ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और सीड्स कम होने लगते हैं, तो ग्रेजुअली शॉर्टर बीक्स वाले बर्ड्स ज़्यादा सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास शॉर्टर बीक्स वाला एडवांटेज है जो लॉन्गर बीक्स वाले बर्ड्स के पास नहीं है, जिससे वो इजीली इंसेक्ट्स को खा पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर एनवायरनमेंट में सीड्स ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और इंसेक्ट्स कम होने लगते हैं, तो ग्रेजुअली लॉन्गर बीक्स वाले बर्ड्स ज़्यादा सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास लॉन्गर बीक्स वाला एडवांटेज है जो शॉर्टर बीक्स वाले बर्ड्स के पास नहीं है, जिससे वो इजीली सीड्स को खा पाएंगे। तो टाइम के साथ साथ बर्ड्स की बीक्स भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट फूड से मैच करने लगेगी। लेकिन डार्विन की थियरी के भी कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स के प्रेजेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो किसी भी स्पीसीज के एंसेस्टर्स में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे, लेकिन फिर इवोल्यूशन की वजह से ये ऑर्गन्स स्मॉलर, लेस फंक्शनल और ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ये ऑर्गन्स अपना ओरिजिनल फंक्शन लूज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन टेल बोन। ह्यूमंस में स्पाइन के बॉटम पोर्शन में एक स्मॉल बोन, जिसे टेल बोन भी कहा जाता है, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। ये टेल बोन हमारे डिस्टेंट एंसेस्टर्स बैलेंस और मोबिलिटी के लिए यूज किया करते थे, सिमिलरली उसी तरह जिस तरह आज के एनिमल्स यूज करते हैं। लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ इस लॉन्ग टेल का यूज कम होने लगा और इवेंचुअली ये बहुत स्मॉल हो गई। हालांकि फिर भी ये स्मॉल टेल बोन अभी भी हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है, जिसका कोई पर्पस नहीं है। एक्चुअली डार्विन के हिसाब से ओनली यूजफुल वेरिएशंस या ट्रेड से पास ऑन होंगे, ना कि यूजलेस वेरिएशंस। पर वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो एक यूजलेस ऑर्गन्स है, वो क्यों अभी भी प्रेजेंट है, वो ये थियरी नहीं बता पाई। जहां एक तरफ लेमार्किज्म थियरी का फोकस आर्टिफिशियल सिलेक्शन पर था, वहीं दूसरी ओर डार्विन थियरी का फोकस ज्यादा नेचुरल सिलेक्शन पर था। डार्विन की थियरी ये तो बताती है कि इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है और नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन में वेरिएशंस की वजह से होता है, पर ये वेरिएशंस का कॉज क्या है, वेरिएशन कहाँ और कैसे होता है, किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट होता है, वो ये थियरी नहीं बता पाई। लेकिन मॉडर्न जेनेटिक्स से ये ऑलरेडी पता चल चुका है कि वेरिएशंस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होते हैं। इवोल्यूशन में म्यूटेशन का रोल भी इंपॉर्टेंट होता है, जो इस थियरी ने टोटली इग्नोर कर दिया, क्योंकि उस वक्त डार्विन को म्यूटेशन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। डार्विन को सिर्फ ये पता था कि ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं, लेकिन वो जीन्स के द्वारा इनहेरिट होते हैं ये नहीं पता था। म्यूटेशन थियरी को 1901 में एक डच बॉटनिस्ट ह्यूगो डी व्राइस ने प्रपोज किया था, जिनका कहना था कि इवोल्यूशन का मेन रीजन है सडन और लार्ज वेरिएशन, ना कि माइनर वेरिएशंस जैसा डार्विन बता रहे थे। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल में सडन, लार्ज और इनहेरिटेबल चेंजेस को वो म्यूटेशन कह रहे थे, जो इनहेरिटेबल भी हो सकते हैं। इन म्यूटेशंस की वजह से इंडिविजुअल्स में सडनली न्यू ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स अपियर हो सकते हैं, जो उन्हें एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में एडेप्टिव एडवांटेज प्रोवाइड कर सकते हैं और आगे चलकर न्यू स्पीसीज इमर्ज हो सकती हैं। ह्यूगो डी व्राइस इवनिंग प्राइमरोज के एक फ्लावरिंग प्लांट पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। नॉर्मली इनके फ्लावर्स का कलर पिंक या व्हाइट होता है। सेल्फ पॉलिनेशन से जब इन प्लांट्स को ग्रो किया गया तो मेजोरिटी ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वो पेरेंट जनरेशन से सिमिलर थे, लेकिन कुछ प्लांट्स पेरेंट जनरेशन से डिफरेंट थे। सेल्फ पॉलिनेशन से जब इन डिफरेंट प्लांट्स ग्रो हुए तब ये सेम चीज फिर से नोटिस हुई, जहाँ मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स पेरेंट जनरेशन से सिमिलर थे और कुछ डिफरेंट थे। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो ये पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं और कुछ जनरेशन के बाद वो देखते हैं कि कुछ प्लांट्स के फ्लावर कंप्लीटली डिफरेंट कलर के हो चुके थे, जैसे कि ब्राइट रेड। ये एक सरप्राइजिंग इंसिडेंट था, क्योंकि उस वक्त ऐसा लगता था कि इंडिविजुअल्स में जो भी ट्रेट्स होते हैं वो सिर्फ पेरेंट्स से ही आते हैं, लेकिन अब उन्हें पता चला कि ये ट्रेट्स अगर पेरेंट्स में ना हो तो भी सडनली आ सकते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि इन रेड फ्लावरिंग प्लांट्स के ऑफस्प्रिंग भी कंसिस्टेंटली ज्यादा रेड फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। अपने इस एक्सपेरिमेंट से ह्यूगो डी व्राइस ये कंक्लूड करते हैं कि ये ट्रेट्स में सडन चेंजेस लार्ज म्यूटेशन की वजह से होते हैं और ये म्यूटेशंस हेरिटेबल भी हो सकते हैं और इनकी वजह से ही न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है। मतलब कि न्यू स्पीसीज स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस या कंटिन्यूस वेरिएशन की वजह से नहीं, बल्कि सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन की वजह से अराइज होती है, जिन्हें उन्होंने म्यूटेशन कहा था। तो बेसिकली ह्यूगो डी व्राइस का कहना था कि इवोल्यूशन में जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो म्यूटेशन है और ना कि नेचुरल सिलेक्शन, जैसा डार्विन ने बताया था। इवोल्यूशन एक डिसकंटिन्यूअस और जर्की प्रोसेस है जो म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशंस रैंडम और डायरेक्शनलेस होते हैं, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, जिससे कोई कैरेक्टर गेन भी हो सकता है और लॉस्ट भी। ये म्यूटेशंस या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं।
हैं और इनकी वजह से ही पॉपुलेशन में वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं। इन्हीं वेरिएशंस की वजह से उनके फिजिकल ट्रेट्स, बिहेवियर और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस आते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज में से एक सिंगल स्टेप में ही एंटायरली न्यू स्पीसीज सडनली इमर्ज हो सकती है। जरूरी नहीं कि जनरेशन ओवर जनरेशन ट्रेट्स एक्यूमुलेट होते रहेंगे और फिर जाके न्यू स्पीसीज इमर्ज होगी, जैसा डार्विन बता रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है जो एंटीबायोटिक के खिलाफ खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। अब सपोज रैंडम म्यूटेशन की वजह से किसी एक बैक्टीरिया में म्यूटेशन आता है और वो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर पाता है, तो एंटीबायोटिक से मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो डिफेंसलेस थे वो मर जाएंगे और वो बैक्टीरिया जिनके पास रेजिस्टेंस कर पाने का एडवांटेज था सिर्फ वही बच पाएंगे। मतलब रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ही सर्वाइवर्स है जो बिना किसी कंपटीशन के रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और टाइम के साथ साथ उन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का पॉपुलेशन भी बढ़ते जाएगा जो मोस्टली या एंटायरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होंगे। इस एग्जांपल में बैक्टीरियम में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एक नया ट्रेट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ जो कुछ बैक्टीरिया के लिए एडवांटेजेस था और जिसकी वजह से वो इस पर्टिकुलर चैलेंज को ओवरकम कर पाए और अपना पॉपुलेशन बढ़ा पाए। तो जेनेटिक म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन के कंबाइंड रोल का ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। लेकिन जैसा कि ह्यूगो डी व्राइस बता रहे थे कि म्यूटेशन एक सडन और लार्ज स्केल वेरिएशन होता है, वो इनएक्यूरेट था। एक सिंगल जनरेशन में ही इवोल्यूशनरी चेंजेस आ सकते हैं। ये बात भी उनकी गलत थी, क्योंकि मॉडर्न जेनेटिक्स से ये पता चलता है कि म्यूटेशंस जो है वो डीएनए सीक्वेंस में एक स्मॉल स्केल चेंजेस होते हैं, ना कि लार्ज स्केल चेंजेस। और मेजॉरिटी ऑफ द म्यूटेशंस तो इतने स्मॉल होते हैं कि जिनसे एंटायरली न्यू स्पीसीज सडनली इमर्ज नहीं हो सकती। म्यूटेशन मोस्टली या तो न्यूट्रल होते हैं जिनका ऑर्गेनिजम्स पर कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, या तो फिर हार्मफुल होते हैं जिनसे उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। और इसी वजह से इस थ्योरी को भी क्रिटिसिज्म्स फेस करने पड़े और इवेंचुअली इस थ्योरी को मॉडर्न सिंथेसिस से रिप्लेस कर दिया गया। मॉडर्न सिंथेसिस को न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है, जो 1942 में जूलियन हक्सली और दूसरे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने मिलकर डिजाइन की थी। ये थ्योरी इवोल्यूशन के फील्ड में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। एक तरह से ये डार्विन थ्योरी का मॉडिफाइड और अपग्रेडेड वर्जन है, जो डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के आइडियाज को मॉडर्न जेनेटिक नॉलेज के साथ कंबाइन करती है और साथ में म्यूटेशन थ्योरी को भी इंक्लूड करती है, लेकिन लेमार्क थ्योरी के इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को अवॉइड करती है। इस थ्योरी के हिसाब से जो जीन लेवल पे वेरिएशन होते हैं सिर्फ वही इनहेरिटेबल होते हैं और इसीलिए सिर्फ वही इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि सभी वेरिएशन, जैसा डार्विन ने बताया था। ये थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके स्पीसीज किस तरह से टाइम के साथ इवॉल्व होती हैं उसका एक डिटेल्ड और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, जिससे वेरिएशन, इनहेरिटेंस और एडेप्टेशन के बीच का गैप फिलअप हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये थ्योरी बताती है कि म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं जो बेनिफिशियल, हार्मफुल या न्यूट्रल हो सकते हैं। जिन इंडिविजुअल्स में ये बेनिफिशियल वेरिएशन आते हैं वो अपने आप को बेटर तरीके से अडेप्ट कर पाएंगे और क्योंकि ये वेरिएशन ट्रांसमिसिबल होता है तो ये बेनिफिशियल वेरिएशन वो अपने ऑफस्प्रिंग को भी पास ऑन करेंगे। टाइम के साथ साथ ये बेनिफिशियल ट्रेट्स पॉपुलेशन में एक्यूमुलेट होकर ज्यादा कॉमन होती जाएगी और इवेंचुअली इससे न्यू स्पीसीज इमर्ज होगी। अब यहाँ इवोल्यूशन में आइसोलेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है, जो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। जब सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स जियोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल या जेनेटिक बैरियर्स की वजह से आइसोलेटेड होते हैं तो वो आपस में इजीली इंटरेक्ट या मेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो रिप्रोडक्शन के जरिए जीन्स को एक्सचेंज भी नहीं कर पाएंगे। टाइम के साथ साथ ये आइसोलेटेड ग्रुप्स अलग अलग एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करेंगे और अपने अपने यूनिक ट्रेट्स को डेवलप करते जाएंगे और कुछ जनरेशंस के बाद इन यूनिक ट्रेट्स के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और वो अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व होने लगेंगे और जब ये दोनों ग्रुप्स फिर से मिलेंगे तो वो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और जब ऐसा होगा तो उन दोनों ग्रुप्स को सेपरेट स्पीसीज कंसीडर किया जाएगा। इस प्रोसेस को स्पीसिएशन कहा जाता है, जहां टाइम के साथ जेनेटिक डिफरेंसेस आने से एक स्पीसीज में से दूसरी स्पीसीज इमर्ज होती है। जैसे कि डार्विन ने बताया था कि इवोल्यूशन वेरिएशन की वजह से होता है, पर उन्हें ये वेरिएशन का कॉज नहीं पता था। तो यहाँ वेरिएशन का मेन कॉज म्यूटेशन को बताया गया है, जो कि डीएनए में स्मॉल स्केल चेंजेस होते हैं। ये डीएनए में चेंजेस की वजह से इंडिविजुअल्स में कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं जो बेनिफिशियल, हार्मफुल या न्यूट्रल हो सकते हैं, जिससे इंडिविजुअल्स के एडेप्ट और इवॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि इस थ्योरी का भी सेंट्रल कंसेप्ट नेचुरल सिलेक्शन ही है, जहां बेनिफिशियल ट्रेट्स वाले ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और जिसकी वजह से उनके नेक्स्ट जनरेशन को भी ये ट्रेट्स पास ऑन होते हैं एंड जनरेशन ओवर जनरेशन ये बेनिफिशियल ट्रेट्स पॉपुलेशन में स्प्रेड होते जाएंगे। ये थ्योरी जेनेटिक वेरिएशन में म्यूटेशन का रोल और इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स दोनों को इंक्लूड करती है। इस थ्योरी से ये पता चलता है कि जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन के बीच के इंटरेक्शन से किस तरह से ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग पीरियड
क्लाइमेट्स न्यू स्पीसीज इमर्ज हो सकती है। तो बेसिकली डार्विन थियरी और मॉडर्न सिंथेसिस के कोर आइडिया सिमिलर हैं। दोनों थियरीज यही एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन के जरिए टाइम के साथ साथ स्पीसीज भी इवॉल्व होती रहती है। बस मॉडर्न सिंथेसिस डार्विन की थियरी में थोड़ा और ज्यादा जेनेटिक और मैकेनिस्टिक डिटेल्स ऐड कर देती है। इसका रीजन यही है कि जब डार्विन की थियरी डेवलप हुई थी अर्ली 19th सेंचुरी में, उस वक्त जीन्स या डीएनए की नॉलेज उनके पास नहीं थी और इसीलिए उन्हें वेरिएशन का सोर्स भी नहीं पता था। तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।